हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो दिल्ली की सल्तनत के अंदर जो किंग्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर हम इजीली जो है समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर के नाम पर आ जाते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पर दिया है द दिल्ली सुल्तान्स। सुल्तान का मतलब तो आपको पता है, जो किंग होता है उसको हम कहते हैं सुल्तान, ठीक है। जो मुस्लिम रूलर थे वो किंग को सुल्तान कहते थे, तो सुल्तान यहाँ पर कहा गया है किंग के लिए। नाउ द दिल्ली, दिल्ली का मतलब यहाँ पर क्या है? दिल्ली का, जैसे आपको पता है कि आज इंडिया की कैपिटल कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली, जो आज की दिल्ली हम देखते हैं, वो इस दिल्ली सल्तनत का एक बहुत सा छोटा सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए आप कि ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए यहाँ पर ये रफ सा डायग्राम में एक बना लेता हूँ इंडिया का। ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली है। तो दिल्ली, जो आज की दिल्ली है, जो दिल्ली सल्तनत की हम यहाँ पर बात करें, दिल्ली सुल्तान्स, तो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे। मतलब जो दिल्ली आज हम देखते हैं, सिर्फ इतनी सी दिल्ली के वो किंग नहीं होते थे। दिल्ली सुल्तान जो सुल्तान्स है, वो कहाँ के किंग होंगे? जैसे दिल्ली है तो कहने को तो यहाँ पर दिल्ली है, लेकिन इस सल्तनत के अंदर बहुत सारे एरिया आ जाता था, ठीक है। बहुत सारा एरिया इस सल्तनत के अंदर आ जाता था, है ना। बहुत सारा एरिया इस सल्तनत के अंदर आ जाता था। बोलने का मतलब ये है, जो दिल्ली होता था, दिल्ली इनकी कैपिटल होती थी। दिल्ली दिल्ली सल्तनत की कैपिटल होती थी। कैपिटल का मतलब राजधानी होती थी। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब वो जहाँ पर सारे के सारे, मान लीजिए कोई डायनेस्टी है, मान लीजिए कोई राज्य है, कोई स्टेट है, कोई स्टेट है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्क जहाँ पर होते हैं, जो जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उसको हम कहते हैं उस स्टेट की कैपिटल। मतलब जहाँ पर जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो वहीं पर होंगे। जैसे हम आज देखें तो जो इंडिया है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती है वो दिल्ली के अंदर ही होती है। सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, पार्लियामेंट आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, दूसरी बहुत सारी पब्लिक जो हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो कहाँ पर मिलेगी? हमें दिल्ली के अंदर मिलेगी। मतलब आज दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। कोई ज़माना ऐसा था जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत होती थी। दिल्ली सल्तनत सिर्फ इतनी सी दिल्ली नहीं है, दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारा एरिया आता था, ठीक है। ये जो एरिया है ये घटता बढ़ता रहता था। कई बार इस दिल्ली सल्तनत का एरिया कम हो जाता था, कई बार ये ज़्यादा हो जाता था। ये किंग पर डिपेंड करता था कि कितना पावरफुल जो है किंग है। तो जो इस दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी सुल्तान होते थे, जितने भी किंग होते थे, उनको हम कहते थे द दिल्ली सुल्तान। इन सुल्तान के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से इस सल्तनत के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता था, प्रशासनिक कार्य कैसे कैसे यहाँ पर होता था। मतलब जितने भी यहाँ पर पब्लिक वर्क है वो किस तरह से होते थे, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi become an important city only in the 12th century. अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है आपको। अभी जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और सेकंड चैप्टर पढ़ा, वहाँ पर जो है आपने इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपने किंगडम को देखा और ब्रीफली आपने ऊपर से आपने देखा। वहाँ पर आप देखते हो कि कहीं पर भी दिल्ली को जो है एज अ कैपिटल नहीं बताया गया है। अभी आपने देखा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, वहाँ पर आप देखते हो दिल्ली का नाम अभी तक नहीं आया है और ना ही उसको जो है कैपिटल किसी स्टेट ने अभी तक बनाया हुआ था। जो किंगडम थे उन्होंने किसी ने भी दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया था। दिल्ली जो है, इंपॉर्टेंस दिल्ली की बढ़ती गई 12th सेंचुरी के बाद। जो 12th सेंचुरी थी उसके बाद जो है दिल्ली जो है एग्जिस्ट होता है, और दिल्ली जो है उभर कर सामने आता है एज अ पावरफुल रीजन। और यहाँ पर जो है बहुत पावरफुल किंग होते थे और ये जो है पावर का सेंटर बन जाता है 12th सेंचुरी के आते आते, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए इसके बाद अब जो 12th सेंचुरी के बाद हम चलेंगे तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जितने भी बाहर से अटैक होते हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे जो है यही कोशिश करते हैं, चाहे बाहर से अटैक हो रहे हो,
चाहे इंडिया के इर्द गिर्द से ही, हालांकि उस वक्त इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वैसे भी दिल्ली के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया था वो सारे के सारे ये कोशिश करते थे कि दिल्ली को जीता जाए, क्योंकि दिल्ली जो है 12th सेंचुरी के एंड तक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बनकर जो है उभर चुका था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर किंगडम जो है एक्स्टेब्लिश हो गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था वो। तो देखते हैं इसके अंदर, अब नेक्स्ट देखते हैं। टेक अ लुक एट टेबल 1। अब आपने जो है टेबल 1 के अंदर आपने देखना है, यहाँ पर देखिए, टेक अ लुक एट टेबल 1। Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajput, who were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans of Ajmer. It was under the uh, Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temple. Coins minted here called दिल्ली वाला हैड अ वाइल्ड सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इतने से पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको ये कहा गया है कि सबसे पहले दिल्ली में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग आए, मतलब जिन्होंने दिल्ली को जो है एक पहचान दिलाई, वो थे तोमर राजा। तोमर डायनेस्टी एक आई। डायनेस्टी मतलब उसके जो राजा होंगे, डायनेस्टी मतलब एक आप इस तरह से देख सकते हो इसको, डायनेस्टी मीन्स सल्तनत। जैसे हमारे पास देखते हैं हम चौहान हो गए, अब जितने भी हमारे पास राजा आएंगे चौहान डायनेस्टी के, तो उनके नाम के पीछे चौहान चौहान लगता जाएगा। वैसे ही तोमर डायनेस्टी हो गई, तो तोमर डायनेस्टी वो हुई जैसे नाम उनके अलग अलग होंगे लेकिन सबके पीछे उनके जो है तोमर 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 इस तरह से लगता जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी आती है वो है तोमर राजा। सबसे पहले तोमर डायनेस्टी आती है। तो तोमर डायनेस्टी ने जो है दिल्ली को जो है एक पहचान दिलाई। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, यहाँ पर लिखा है देखिए, कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। सबसे पहले तोमर आए, ठीक है, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान। लेकिन 12th सेंचुरी के मिडल में, है ना, 12th सेंचुरी के मिडल में, मतलब 1150 के आसपास की बात की जा रही है। 1150 के आसपास, मतलब 12th सेंचुरी के बीच में क्या होता है, उनको जो है चौहान डायनेस्टी के जो राजा है उनको डिफीट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। पहले दिल्ली की सल्तनत पर कौन था, वहां पर जो है तोमर राजा थे, लेकिन तोमर राजाओं को हरा दिया। किसने हराया, वहां पर चौहान राजाओं ने उनको हरा दिया, मतलब चौहान डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने उनको हरा दिया। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ, अब ये चौहान कहाँ के थे, यहाँ पर लिखा है देखिए, 12th सेंचुरी बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। ये जो है अजमेर के थे। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। दिल्ली, मैंने आपको कहा कि पहले तोमर थे, तोमर के बाद वहाँ पर चौहान आते हैं। तो तोमर और चौहान थे, उन्होंने जो है दिल्ली को एक बहुत ही पावर प्रोवाइड की, मतलब उन्होंने जो है उसको एक हॉटस्पॉट बना दिया। यहाँ पर जो है कॉमर्शियल ट्रेड होने लगा। जो दिल्ली वाला इलाका था वहाँ पर जो है 12th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे रिच व्यापारी रहने लगे थे। जो मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जो व्यापार करते हैं, वो सारे के सारे व्यापारी जो है दिल्ली के अंदर जो है आना स्टार्ट हो गए थे। दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने जो है एक हब सा बना दिया था। दिल्ली के अंदर सारे के सारे मर्चेंट्स वहीं पर रहते थे और बहुत इंपॉर्टेंट जो है मार्केट्स जो है वहाँ पर डेवलप हो रही थी दिल्ली के अंदर। Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples। और उन्होंने देखिए क्या क्या बनाया है वहाँ पर। Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples। उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। जो वहाँ पर रिच मर्चेंट्स आए हुए थे उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, कॉइन्स मिंटेड हेयर आर कॉल्ड दिल्ली वाला हैड अ वाइड सर्कुलेशन। अब देखिए दिल्ली का नाम कैसे पड़ा, तो दिल्ली का नाम ऐसे पड़ा, वहाँ पर जो है कुछ कॉइन्स ढाले जाते थे, कुछ कॉइन्स वहाँ पर मिलते थे। दिल्ली के अंदर एक खास तरह के कॉइन्स बनते थे जिनको कि दिल्ली वाला कहा जाता था। इन कॉइन्स को दिल्ली वाला कहा जाता था और इन्हीं के नाम पर बाद में जो है दिल्ली का नाम पड़ गया, क्योंकि इन कॉइन्स को दिल्ली वाला कहते थे। तो यहाँ पर बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इसका नाम दिल्ली ही पड़ गया। नेक्स्ट हम देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that have together made the Delhi Sultanate। अब जो दिल्ली सल्तनत आपके पास है, जो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली, मैंने आपको कहा कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही है, दिल्ली के इर्द गिर्द बहुत सारा एरिया जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था। तो जो दिल्ली सल्तनत है वो 5 सुल्तानों से मिलके जो 5 डायनेस्टी है वहाँ पर आई, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर
5 डायनेस्टी आई, मतलब दिल्ली सल्तनत तो वही है, लेकिन वहाँ पर जो है डायनेस्टी जो है चेंज होती रहती थी। अभी आपने देखा पहले तोमर थे, फिर चौहान आए, उसके बाद कोई और डायनेस्टी आएगी, उसके बाद कोई और डायनेस्टी आएगी, तो इस तरह से जो है डायनेस्टी तो चेंज होती रही है, लेकिन सल्तनत जो है वैसी रहेगी। हालांकि सल्तनत का मैंने एरिया आपको कहा कि सल्तनत का एरिया घटता बढ़ता रहता है। कई बार जो है दिल्ली सल्तनत जो है कुछ दूसरा एरिया जीत लेते थे तो वो और बड़ा हो जाता था उसका एरिया, और कई बार कुछ एरिया वो हार जाते थे जिससे कि एरिया उनका थोड़ा और कम हो जाता था, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, द दिल्ली सल्तनत बुलेट मैनी सिटीज इन द एरिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया आपका, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that controlled vast areas of salt water start within the foundation of Delhi Sultan। ये तो हमने देख लिया। देखिए द दिल्ली सुल्तान बुलेट मैनी सिटीज इन द एरिया। अब आप देखते हो दिल्ली के अंदर आप देखो कितने सारे जो है मॉन्यूमेंट्स को देखते हो, लाल किला हम वहाँ पर देखते हैं, दूसरे जो है जैसे कुतुब मीनार हम दिल्ली के अंदर देखते हैं, और भी बहुत सारे आपको पुरानी चीज़ें जो है बहुत सारी जो है दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो है एक टाइम ऐसा था जब वहाँ पर दिल्ली की जो प्रतिष्ठा थी वो जो है सातवें आसमान पर थी। वहाँ पर जो है बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलता था। राजा लोग जो थे, जो सुल्तान लोग थे, वो जो है वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते थे। द दिल्ली सल्तनत बुलेट मैनी सिटीज इन द एरियाज दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली ए कुन्हा, सिरी एंड जहाँपना। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको देखने को, इसको आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है पुराने टाइम के बने हुए हैं। जो ये ज़्यादातर आपको जो है दिल्ली सल्तनत टाइम के जो है बने हुए आपको दिखाई देंगे उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि 13वीं सेंचुरी के आते आते जो है दिल्ली जो है कैपिटल के रूप में जो है उभरने लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आता है हमारे पास द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर कौन कौन से रूलर आए, कौन कौन सी डायनेस्टी आई, उनको हम यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल 1 में सबसे पहले हमारे पास राजपूत डायनेस्टी आती है ना। बाद में हम देखते हैं, बाद में हमारे पास मुस्लिम्स के अटैक होंगे। तो मुस्लिमों ने जब इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किया था, तो उससे पहले जो है इंडिया के ऊपर ज़्यादातर जो है जो राजपूत डायनेस्टीज थी उनका ही जो है दबदबा रहता था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन है, सबसे पहले आपको कहा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, तोमर डायनेस्टी थी, है ना। तोमर डायनेस्टी ये देखिए कहाँ से कहाँ तक थी, अर्ली 12वीं सेंचुरी से 1165 तक थी ये। अब देखिए इसमें इसके अंदर कौन कौन से आए, कौन कौन से इसके अंदर किंग थे, अंगापाला। उसके बाद देखिए कौन सा है, चौहानास। अब चौहान ये अलग डायनेस्टी आई। अब चौहान डायनेस्टी के अंदर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने जो है मोहम्मद गौरी के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये आपने हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। 1191 और 1192 के अंदर इन्होंने जो है 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहली लड़ाई में इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1192 में मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था। सो इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमारे पास राजपूत डायनेस्टी आ गई। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब जो राजपूत डायनेस्टी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमें सारे के सारे जो है राजपूत राजा देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब मुस्लिम्स के जब अटैक जो है इंडिया के ऊपर शुरू होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा किंगडम, कौन सा जो है हमारे पास डायनेस्टी आती है, अर्ली टर्किश रूलर्स। जो आज हम मॉडर्न टर्की देखते हैं, टर्की जो देश हम देखते हैं, तो वहाँ से जो है जो अटैक करने वाले थे उन्होंने जो है जो टर्की में जो किंगडम था वहाँ के राजा ने यहाँ पर अटैक कर दिया था। टर्की वाला जो इलाका है जो हम आज देखते हैं, तो वहाँ के लोगों ने जो है इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। जो इंडिया वाले, हालांकि इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि 1947 में इंडिया बना है, इंडिया पाकिस्तान जो हम देखते हैं, ठीक है। तो आज मैं इंडिया बोल रहा हूँ, तो आपने जो है इंडिया पाकिस्तान मतलब सारा का सारा रीजन इंडिया के अंदर ही है। तो अर्ली सबसे पहले, अब अगर आपको पूछे कि कौन से मुस्लिम रूलर्स ने सबसे पहले अटैक किया, तो वो थे हमारे पास टर्किश रूलर हमारे पास आ जाते हैं राजपूत डायनेस्टी के बाद। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम्स के अटैक हुए हैं। राजपूत डायनेस्टी के बाद में दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इन्वेडर्स आते हैं वो आते हैं टर्किश, हमारे पास जो टर्किश इन्वेडर थे। हालांकि पहले मुस्लिम ये नहीं थे, पहले उससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले देखिए इस बार सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, इस डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जो है एस्टेब्लिश किया था यहाँ पर टर्किश किंगडम को।
टर्किश डायनेस्टी को, ये टर्किश लोग थे। दूसरा हमारे पास आ जाता है, देखिए इल्तुतमिश, दूसरा हमारे पास आ जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तीसरा हमारे पास आ जाती है रज़िया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गयासुद्दीन बलबन। ये रज़िया जो है एक लेडी है, तो जो एकमात्र दिल्ली सल्तनत के अंदर जो फीमेल, यहाँ पर देखिए ये जो रज़िया है ये किंग नहीं है, ये क्वीन है, रज़िया सुल्तान। तो ये जो है हमारे पास एक क्वीन है इस डायनेस्टी का, एकमात्र ऐसी क्वीन है, एकमात्र जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर ओनली एक ही क्वीन हुई है जिसका नाम है हमारे पास रज़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो। राजपूत राजा ये थे, टर्किश राजा ये थे। उसके बाद हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पर देखिए, इसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं, इसको हम जो है गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, इस वाली को, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। ये गुलाम डायनेस्टी इसको क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद आगे देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका भी। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। ये जो है इसके बाद हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी आती है। मैंने आपको कहा डायनेस्टी मतलब क्या, अब जैसे देखिए ये खिलजी डायनेस्टी है तो इनके सबके नाम के पीछे खिलजी खिलजी लगता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी मतलब इन सब के नाम के पीछे तुगलक लगता जाएगा। यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो इस तरह से तुगलक तुगलक लगता जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कौन से सुल्तान आए, उसके बाद आए सैयद डायनेस्टी, मतलब सैयद अब आए। अब देखिए इसका नाम क्या है, खिजर खान, हालांकि इसने जो है सैयद पीछे नहीं लगाया, ठीक है। उसका लोदी डायनेस्टी आती है। लोदी डायनेस्टी में जैसे यहाँ पर देखिए बहलोल लोदी हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये सारे के सारे जितने भी किंग हैं, हालांकि इनके बारे में आप जो ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है बस इनका, ठीक है। दिल्ली जो सुल्तान थे। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्चुअल जिस चैप्टर की स्टार्टिंग को, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। Although inscriptions, coins, architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Turkish tarikhs, एक मिनट 1 second. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are historians, tarikhs singular, Tawarikh, written in Persian, the language of administration under the Delhi सल्तनत। अब आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, वो पर्शियन थी। कौन सी लैंग्वेज थी इनकी ऑफिशियल, वो जो है पर्शियन लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर जो दिल्ली सुल्तान है इनके बारे में हमें कहाँ से जो है जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कहाँ से मिलती है, वो बहुत सारे हमारे पास इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो पुरानी जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कोई प्लेट हो गई, मान लीजिए कोई मेटल की प्लेट मिल गई, मेटल की प्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उससे पता लग जाता है हमारे पास। तो कोई हमारे पास स्टोन का पीस हो गया, स्टोन के पीस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है उस ज़माने में और वो आज तक यहाँ पर हमने प्रिजर्व हुआ है, तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। मतलब जो कुछ भी किसी चीज़ के ऊपर उकेरा हुआ है, मतलब किसी मेटल की प्लेट या कोई स्टोन की प्लेट के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो मतलब इंस्क्रिप्शंस है। तो और दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास है जिनकी मदद से जो है हम उस वक्त के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। हालांकि फुल इन्फॉर्मेशन तो हमें उस टाइम की उतने पुराने समय की नहीं मिल पाती, लेकिन जितना भी हमारे पास ये सोर्स है उनसे हम जो है इसको डील करने की जो है कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, यहाँ पर क्या बन रहा है इसको हम यहाँ पर देख ले। 4 स्टेजेस इन द प्रेपरेशन ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। अब याद कीजिए सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। अभी हमने देखा दिल्ली सल्तनत की जो कहाँ से जो है इन राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इस डायनेस्टी के बारे में कहाँ से, सिर्फ इसी डायनेस्टी की नहीं, हिस्ट्री में जो है ज़्यादातर हम देखते हैं तो हम कहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमारे पास यही चीज़ें होती है। कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, कोई हमारे पास ये तवारीख्स है, ठीक है, रिटन इन पर्शियन। इनके ये क्या है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है। इनको हम ये जो तवारीख है और ये जो तवारीख है, ये जो है इसको हम जो है तारीख है, इसको जो है हम मैन्युस्क्रिप्ट मान सकते हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी राइटर ने खुद लिखी है और उसका सारा का सारा सामान जो है उसने खुद तैयार किया है, उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि।
जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में जो है कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पर कोई भी अगर हम देखते तो कोई पेपर-वूपर कुछ नहीं होता था, पेपर की जो है डिस्कवरी काफ़ी बाद में आई। तो क्या करते थे पहले कोई भी जो है पहले एक पेड़ होता है जिसको ताड़ का पेड़ कहते हैं, ताड़ का पेड़ उसको कहते हैं। तो ताड़ के जो पत्ते होते थे, ताड़ के पत्तों के ऊपर जो है कुछ लिखा जाता था। मतलब एक पेड़ होता है, उसके पत्ते के ऊपर जो है इस तरह से लिखा जाता था और उसी से जो है उसके जो है पत्तों-पत्तों को जोड़ के जो है एक बुक तैयार की जाती थी। पुराने ज़माने में उस तरह की बुक्स भी होती थी। लेकिन जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है इसे हम इसके ऊपर थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई ऐसी कॉपी जो आपने ओरिजिनली बनाई है। मान लीजिए आपने कोई पेज को लिखा, आपने किसी पेज को लिख लिया, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बुक से आप अगर किसी बुक से लिखकर आपने आपकी बुक में एक पेज है, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपने दूसरे किसी कॉपी के ऊपर वही लाइनों को उतार दिया उस कॉपी के अंदर, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। मान लीजिए आपने कोई पोएम बनाई, आपने कोई स्टोरी बनाई, अगर आप उसको जो है एक पेपर के अंदर खुद लिखते हो, तो उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब सारा का सारा जितना भी आपने मटेरियल उस पेपर के ऊपर लिखा है, वो आपकी खुद जो है आपने सोचा हुआ था और आपने खुद लिखा है, तो उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन जो आज का ज़माना है और जो पुराना ज़माना है, तो उसमें अंतर है। आज का मैन्युस्क्रिप्ट तो हम देखते हैं कि आज के मैन्युस्क्रिप्ट में तो कुछ नहीं है। हमारे पास पेपर पहले से बना होता है, पेन हमारे पास पहले से बना होता है। हमारे पास हमें सिर्फ़ ज़रूरत पड़ती है किसकी? हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ़ सोचने की, हमें क्या लिखना है और हम लिख लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में इतना आसान नहीं था। पुराने ज़माने में यहाँ पर देखिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। सबसे पहले तो अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको जो है पेपर को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पेपर नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे? आज तो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, लेकिन उस ज़माने में तो पेपर ही नहीं थे। पेपर थे तो थे, लेकिन उनकी जो है हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती थी। पेपर बनाने का नॉलेज हर जगह नहीं था उतना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पेपर बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए ये आदमी फर्स्ट स्टेप में तो पेपर ही बनाना पड़ता था। दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता था? यहाँ पर देखिए पहला दिया है प्रिपरेशन ऑफ पेपर, दूसरा राइटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद उसको जो है राइट करना पड़ता था इसके ऊपर। पेपर बनाने के बाद उसके ऊपर लिखा जाता था। लिखने के बाद क्या करेंगे? मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इस मैन्युस्क्रिप्ट में से एक पेज मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। एक पेज के ऊपर मान लीजिए ये पहली लाइन लिखी है, ये दूसरी लाइन लिखी है, ये तीसरी लाइन लिखी है, ये चौथी लाइन लिखी है। तो क्या होता था, अब कोई पढ़ने वाला है तो उसको वो बुक इंटरेस्टिंग लगे, उसको वो बुक अच्छी लगे, तो उसके बाद क्या किया जाता था? इस बुक को लिखने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है हाईलाइट किया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की क्या किया जाता था? हाईलाइट किया जाता था, है ना? गोल्ड होता था, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? मेल्टिंग गोल्ड टू, मतलब गोल्ड को मेल्ट करने के बाद उस बुक में जो है जो इंपॉर्टेंट लाइन होती थी उसको इस तरह से लगाया जाता था। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से लगाया जाता था। जहाँ-जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड हो तो इस तरह से लगाया जाता था। तो ये तीसरा स्टेप होता था। और चौथा स्टेप क्या हो जाता था? जैसे मान लीजिए आपने कोई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लिया, आपने एक बुक को लिख लिया, तो उसके बाद क्या करता? उसके बाद उसको कवर चढ़ानी पड़ती थी। तो लास्ट में देखिए फोर्थ क्या होता था इसमें? प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, मतलब उसको जो है कवर-कुवर चढ़ा के उसको बिल्कुल तैयार किया जाता था। तो ये 4 स्टेप होते थे हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने के। लेकिन आज हम देखते हैं, आज जो है उतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आज तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल पहले से होता है, हमें सिर्फ लिखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट बनाने की कितने स्टेप होते हैं इसमें? इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला हमारे पास होता है पेपर को तैयार करना पड़ता है, दूसरा हमारे पास उसके ऊपर लिखना पड़ता है, तीसरा हमारे पास उसमें जो है हाइलाइटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद उसमें जो है कवर को हमें चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। द ऑथर ऑफ तवारीख्स वर लर्न मैन, सेक्रेटरी secretarians, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। अब यहाँ पर देखिए जो ये तवारीख, जितने भी जो ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है उस टाइम की, जो ये तवारीख है जो हमने ऊपर देखा, जितनी भी ये हमारे पास देखते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है, जितना कुछ भी हम देखते हैं, तो वो सारा का सारा जो है बिल्कुल ट्रू नहीं है। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई किंग है, कोई रूलर है, कोई सुल्तान है, वो क्या करता था? जो ये लिखने वाले हैं, बुक लिखने वाले, तो वो उसके किंगडम में होते थे। तो वो ज़्यादातर क्या करते थे? ज़्यादातर वो जो है किंग जो सुल्तान होता था, उसके प्रेज़ में ही बहुत सारी लाइनें लिख लेते थे। अगर कोई राजा बहुत क्रूर भी है, तो उसके बारे में भी वो जो है अच्छी-अच्छी लाइनें लिखते थे, ताकि जो है लोगों को लगे कि वो काफ़ी अच्छा राजा है और राजा उससे खुश हो जाए और उनको जो है इनाम दे। इसलिए वो जो है अच्छी-अच्छी बातें जो है राजा के बारे में उनके अंदर लिखते थे। इसलिए जो ये मैन्युस्क्रिप्ट हम देखते हैं, वो जो है उनके ऊपर जो है बिल्कुल वो 100% जो है एक्यूरेट नहीं है। इसमें जो है बहुत सारी जो है चीज़ें ऐसी भी है जिनको जो है बिल्कुल ही
अपोजिट लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई रूलर बहुत क्रूल था तो उसके बारे में भी जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जो है वो जो राइटर होते थे वो ये सोचते थे कि उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है किंग खुश हो जाए, सुल्तान खुश हो जाए, उनको जो है इनाम दे। और जो है अगर वो किंग के अगेंस्ट कुछ लिखते थे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सकती थी, तो इसलिए वो जो है ज़्यादातर जो है किंग के फेवर में ही लिखते थे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़कीर ए मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। अब देखिए एक राइटर है यहाँ पर, देखिए फ़कर इन मुदब्बिर, ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं हम। इसको अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर, ये आपने खुद पढ़ना है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो किंग है, जो किंग है हमारे पास, उसको चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। मतलब मान लीजिए ये मान लीजिए ये एक किंग का किंगडम है, ये मान लीजिए एक किंग का किंगडम है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये किंग है। अगर ये किंग ये चाहता है कि इसका जो ये राज्य है, इसकी जो ये स्टेट है वो अच्छी तरह से काम करती रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो है सभी का ख्याल रखे, गवर्नमेंट्स को जो है अच्छी तरह से चलाए, जो यहाँ पर का जो गवर्नेंस है उसको काफ़ी अच्छी तरह से चलाए। क्योंकि यहाँ पर ये राइटर क्या लिखता है, ये लिखता है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, सोल्जर, फार्मर्स हो गए और जो किंग हो गए, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो सैनिक है, मान लीजिए सोल्जर्स है, तो सोल्जर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। अगर सोल्जर नहीं होंगे तो क्या होगा, बाहर के जो इन्वेडर्स है, मतलब जो आक्रमण करने वाले होंगे, वो जो है इनकी स्टेट के ऊपर आक्रमण कर लेंगे और इस पूरी की पूरी स्टेट को अपने अंदर मिला लेंगे, अपने राज्य के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि सैनिक तो होने ही चाहिए। लेकिन सैनिक खाएंगे क्या, तो सैनिक तो अनाज ही खाएंगे, और अनाज को कौन पैदा करेगा, अनाज को पैदा करेगा किसान। अगर जो किंग है, किंग के पास पैसा होता है बहुत सारा, किंग के पास पैसा कहाँ से आता है, किंग के पास पैसा आता है लोगों से, जो किसान होते थे उनसे जो है राजा जो है पैसे मांगता है। अब अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो किंग के पास क्या पैसा होगा, तो किंग के पास भी ऑटोमेटिकली पैसा नहीं होगा, क्योंकि किंग के पास तो लोगों से पैसा आता है, और लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो किंग के पास भी पैसा नहीं आएगा, और उससे जो है वो जो है स्टेट काफ़ी वीक हो जाएगी, और इजीली कोई अगर बाहर से अटैक कर लेता है तो वो स्टेट जो है हार जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के पास भी पैसा हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, लोगों की लाइफस्टाइल अगर अच्छी होगी तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है किंग को दे सकेंगे, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को वो पैदा कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को अगर वो पैदा करेंगे तो सोल्जर को जो है जो फूड जो है सोल्जर को भी काफ़ी अवेलेबल रहेगा, और सोल्जर को जो सैलरी मिलती है वो भी कहाँ से मिलेगी, उसको किंग देगा। किंग के पास पैसा कहाँ आएगा, किंग के पास पैसा आ रहा है टैक्स से। टैक्स किससे ले रहा है, किसानों से। इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी की जो है ग्रोथ होती रहे, सभी का जो है प्रॉफिट होता रहे, क्योंकि सबका अगर प्रॉफिट होगा तभी जो है पूरी की पूरी स्टेट का प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, keep the following additional details in mind. The authors of Tawarikhs lived in the city and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. इसको मैं पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। इन 2036 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान द क्रोनियर of the age. Minaj A. Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at the attempt to rule independently. She was removed from the throne in 2040. तो यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये तो हमने देख लिया था। इसमें यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पास तवारीख के जो राइटर है, तवारीख क्या होता है, मैंने आपको कहा ये एक किस्म की मैन्युस्क्रिप्ट ही है जिसको किसी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था, तो ये जो तवारीख लिखने वाले होते थे तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल सटीक नहीं लिखते थे, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जो तवारीख लिखने वाला है वो ज़्यादातर सिटी में रहते थे, जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग रहते थे। जो विलेज वाले लोग थे उनके बारे में ये कुछ भी नहीं लिखते थे, इनको लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये जो है राजा के इर्द गिर्द ही रहते थे, और उस टाइम राजा के करीब आसपास क्या हो रहा है सिर्फ उसी को जो है लिखते थे। दूसरा, मैंने आपको पहले ही कहा, ये देखिए क्या लिखते थे, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये चाहते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुल्तान जो है रिवॉर्ड दे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको महंगे महंगे इनको गिफ्ट ले, इसलिए उनके प्रेज में ये बहुत कुछ लिख लेते थे। ठीक है, और उस टाइम क्या था, उस टाइम में ये जो है क्या करते थे,
यहाँ देखिए, द ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर on the need to preserve an ideal social order based on birth site and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त जो है जेंडर डिस्टिंक्शंस, यहाँ पर जो है भेदभाव का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पहले से आ जाता है। आज हम देखते हैं लड़की लड़कियों में जो है काफ़ी जो है भेदभाव किया जाता है, तो ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी पहले से आता जा रहा है। अभी हम देखते हैं जैसे इसी में दिया, देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक राइटर था उस वक्त का, मिनाज ए सिराज। इसका नाम क्या है? मिनाज ए सिराज है। ये उस वक्त का एक राइटर है, इल्तुतमिश टाइम का। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का एक राजा था, तो उसने जो है उस टाइम, उस इल्तुतमिश के टाइम में एक राइटर है, यहाँ पर देखिए मिनाज ए सिराज। तो ये मिनाज और सिराज है, इसने कहा है कि जो एक राजा था हमारे पास, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, इल्तुतमिश की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? रजिया। हालांकि इस इल्तुतमिश के पास बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो जो इसके सारे के सारे बेटे थे वो बिल्कुल निकम्मे थे, वो बिल्कुल निकम्मे थे, वो राज्य को नहीं संभाल सकते थे। इसलिए उन्होंने रजिया को जो है, अपनी बेटी को जो है दिल्ली सल्तनत को जो है उसको सौंप दिया, मतलब उसको जो है हेड बना दिया दिल्ली सल्तनत का। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी रजिया, रजिया जो थी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। तो ये मिनाज ए सिराज देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, ये मिनाज ए सिराज ने ये लिखा है कि जो रजिया है ये खुद बोल रहा है कि ये जो रजिया थी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसके जितने भी सारे भाई थे वो सारे के सारे निकम्मे थे, रजिया जो है काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसको जो है हेड बना दिया गया। लेकिन तब भी जो ये मिनाज ए सिराज क्या कह रहा है, ये काफ़ी गलत हुआ, इनके बारे में काफ़ी अपोजिट बोल रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ये जेंडर का डिस्टिंक्शन है, जो लिंग भेद आज हम करते हैं लड़की लड़कियों के बीच, ये जो है काफ़ी पुराने समय से जो है चलता आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते देखिए 1236 में रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली का जो है उसको हेड बना दिया गया था, लेकिन 1240 में ही उसको जो है थ्रोन से जो है नीचे गिरा दिया गया, मतलब उसको जो है गद्दी से नीचे गिरा दिया गया, मतलब उसको जो है हेड नहीं बनाया गया, उसकी जगह पर किसी और को बनाया गया 1240 के अंदर, क्योंकि लोगों का उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसी सोसाइटी थी, उसमें ऐसा होता था कि कोई भी अगर बड़ा ओहदा है तो वो कभी भी लड़कियों को नहीं मिलता था। अगर कोई किंग है तो अच्छा होता था, लेकिन अगर कोई क्वीन है तो लोग समझते थे कि हमें एक स्त्री के अधीन है, हम एक लड़की के अधीन है, तो उसको जो है लोग जो है काफ़ी अपनी बेइज्जती समझते थे। तो इसलिए जो है 1240 के अंदर उसको जो है थ्रोन से निकाल दिया गया और वहाँ पर जो है किसी दूसरे किंग को जो है यहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए व्हाट मिनाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया, ये मैंने आपको कह दिया, देखिए इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, जैसे जो इसमें बताने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। मिनाज ए सिराज ये मानता है कि जो रजिया है काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वो जो है इस फेवर में नहीं है कि वो जो है गद्दी पर बैठे। ये हमें बताता है उस टाइम की जो थिंकिंग थी उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब हम देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है वो कैसे एक्सपेंड होती है। यहाँ पर देखिए गैरिसन, गैरिसन का क्या मतलब होता है? गैरिसन का मतलब होता है जो सैनिक होते हैं, बहुत सारे सैनिक है, मान लीजिए एक ऐसा एरिया जहाँ पर सैनिक ही सैनिक है, मान लीजिए एक सैनिक का झुंड बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं गैरिसन। बहुत सारा मतलब वहाँ पर सैनिक ही सैनिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैरिसन। मतलब ये इलाका गैरिसन है। गैरिसन, गैरिसन टाउन मतलब ये एक ऐसा टाउन है जहाँ पर सैनिक ही सैनिक मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर सैनिक मिलेंगे। ठीक है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको जो दिल्ली वाला एरिया हम देखते हैं, जो आज की दिल्ली है वो सिर्फ यहाँ की दिल्ली है, यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिल्ली के अंदर कितना सारा एम्पायर आ रहा है। ये सारा का सारा एक समय ऐसा था जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अब मैंने आपको पहले से ही कहा ये एरिया कभी कभी इतना कम भी हो जाता था और कई बार जो है इससे भी ज़्यादा जो है एक्सपेंड कर जाता था। ये डिपेंड करता था राजा की पावर के ऊपर। जितना ज़्यादा पावरफुल राजा होता था तो उतना ही जो है इसका एक्सपेंशन जो है होता जाता था सल्तनत का। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। इन द अर्ली 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The Sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, or plunder for the supplies. Controlling garrison town in district Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its expansion occurred during the reigns of Ghiyasuddin Balban
Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. The first set of campaigns along the internal frontier of the Sultan aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter gathered the pastoralists expelled from their habitat. यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको कहा कि जो दिल्ली सल्तनत थी पहले वो बहुत बड़ी नहीं थी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे जो है इसका उभरना जो है स्टार्ट होता था। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन आता है, तोमर राजा। तोमर राजाओं के बाद कौन से आए यहाँ पर, चौहान राजा। चौहान राजाओं के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर गुलाम वंश आता है। जैसे अलाउद्दीन, जो हमने तुगलक वाला देखा, तुगलक नहीं सॉरी, जैसे कि हमने इल्तुतमिश वाला वो देखा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर गुलाम वंश आ जाता है। गुलाम वंश के बाद आगे जो है बहुत सारी यहाँ पर डायनेस्टी आती जाती है। तो मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था, दिल्ली जब एज अ इंपॉर्टेंट रीजन उभरा था, तो वो थोड़ा छोटा सा जहाँ पर किंगडम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये एक्सपेंड करता जाता है और काफ़ी बड़े एरिया में जो है दिल्ली सल्तनत जो है आ जाती है। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर वो जो है बहुत सारे गैरिसन टाउन यहाँ पर बनाए गए थे। गैरिसन टाउन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, गैरिसन टाउन का मतलब जहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए, मतलब वो जगह ऐसी होती थी वहाँ पर सैनिक ही सैनिक रहेंगे और कोई नहीं वहाँ पर रहेगा। तो ये भी हमने देखा। तो इसमें देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो दिल्ली सल्तनत है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी आसान था दिल्ली सल्तनत के लिए एक्सपेंड होना। दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी, इसने जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है हर वक्त जो है बाहर से जो है अटैक होते ही रहते थे। ज़्यादातर हम देखते हैं, जैसे देखिए टर्किश अटैक हुए बाहर से, अफ़गान यहाँ पर अटैक कर देते थे, मंगोल यहाँ पर अटैक करते थे। मंगोल मतलब वो जो सेंट्रल एशिया से जो है यहाँ पर अटैक होते रहते थे। तो बहुत सारे इन्वेजन जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर बहुत सारे अटैक होते रहते थे। जितने भी जो है हमारे पास वेस्ट से अटैक होते थे वो सीधे के सीधे दिल्ली सल्तनत के ऊपर ही होते थे। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं नीचे समंदर है, यहाँ पर नीचे समंदर है, यहाँ पर भी समुंदर है, बंगाल का खाड़ी वाला एरिया, यहाँ पर भी समुंदर है। तो ऊपर चाइना है, ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत है, वो बहुत बड़ा है, इसको यहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एकमात्र जो इंडिया के ऊपर अटैक करने का वो रास्ता है वो यहाँ से आता है, पाकिस्तान वाला इलाका। हालांकि पाकिस्तान भी उस वक्त इंडिया का ही हिस्सा है, वो आपको इंडिया का हिस्सा लेके ही मानना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा तो इसके ऊपर अटैक होते थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसको यही रहती थी कि हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पर अटैक करता ही रहता था। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी बहुत बड़ी थी। अब बहुत बड़ी मैंने आपको पहले भी कहा था पहले चैप्टर के अंदर। तो सुल्तान जो होता है, सुल्तान तो सिर्फ सुल्तान है, वो तो सिर्फ एक जगह बैठेगा जहाँ पर कैपिटल है, सुल्तान तो वहीं पर होगा। लेकिन मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, इतनी सारी दिल्ली सल्तनत है, तो इतनी सारी दिल्ली सल्तनत है, तो उसको संभालेगा कौन? तो इसको संभालने के लिए राजा के छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव होते थे। मतलब राजा ने जो है लोगों को डिप्लॉय किया हुआ होता था इस तरह से। ये राजा ये कहता था, राजा क्या बोलेगा, राजा ये बोलेगा कि आपको जो है ये वाला किंगडम संभालना है, आपको जो है ये वाला एरिया संभालना है, आपको जो है ये वाला एरिया संभालना, आपको ये वाला और आपको ये वाला। तो इस तरह से देखिए, अब छोटे छोटे एक बड़े किंगडम के अंदर राजा ने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम बना दिए थे। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। अभी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या देखा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने देखा सामंत के बारे में। सामंत हमने देखा था। देखिए सामंत कौन होते थे, सामंत का मतलब राजा होते थे। राजा किसी दूसरे लोगों को बोल देते थे कि ये वाली ज़मीन आपकी हुई, आपने इस ज़मीन के ऊपर खेती करनी है, आप चाहे किसानों से करवाओ चाहे खुद करवाओ, ठीक है। तो इस तरह से राजा जो है बहुत बड़े बड़े लैंड जो है लोगों को दे देता था। और लोग क्या करते थे, जिन लोगों को वो लैंड मिले हैं उनको हम कहते थे सामंत। ये सामंत क्या करते थे, जैसे ये मान लीजिए ये एक किंगडम है, ये ब्लू कलर का जो ये डॉट आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये मान लीजिए एक किंग है। तो इस किंग ने देखिए छोटे छोटे किंग्स और बना दिए, एक ये 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 बना दिए, मतलब बहुत बड़े। ये जो पिंक कलर का आप सर्कल देख रहे हो, ये मान लीजिए इनके खेत है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया है। तो जो ये वाले आपको किंग दिख रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे जो ये वाले आपको लोग दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं सामंत। सामंत का मतलब जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। किसने दी है, राजा ने दी है। अब इतनी बड़ी ज़मीन के अंदर, इतनी बड़ी ज़मीन के अंदर जो ये पिंक कलर के सर्कल है, इतनी बड़ी ज़मीन के अंदर खेती करना एक आदमी की बस की बात नहीं है। इसलिए ये क्या करेगा, छोटे छोटे और लोगों को डिप्लॉय करेगा, छोटे छोटे दूसरे लोगों को डिप्लॉय करेगा। अब ये क्या है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, आप ये किसान है, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे 400-500
मतलब बहुत सारे किसान जो है एक सामंत के अधीन होते थे, मतलब एक सामंत के जो एक हमारे पास सामंत होता था उसके अंडर जो है बहुत सारे किसान होते थे, ठीक है। तो इस तरह से होता था दिल्ली सल्तनत के पहले। लेकिन जब दिल्ली के सुल्तान आते हैं तो मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पर ये सामंत थे, ये सामंत वाली व्यवस्था खत्म हो जाती है। उससे पहले क्या थे, राजा ने छोटे छोटे राजा बनाए हुए थे, राजा ने अपने से छोटे छोटे राजा बहुत सारे बनाए हुए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या होता है, इन सामंतों को यहाँ से निकाल दिया गया, इनके जो राइट्स थे उनको खत्म कर दिया गया, इनसे जमीनें छीन ली गई और वो दे दी गई सेना के चीफ्स के पास। जो छोटे छोटे सेना के कमांडर होते थे, जो छोटे छोटे सेना के मेन लीडर होते थे, उनको जो है ये काम सौंप दिया गया। क्योंकि ये जो सामंत है ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इन सामंतों को हटा दिया गया और यहाँ पर सेना के हेड मतलब आर्मी के चीफ्स को यहाँ पर मतलब उस इलाके के जिस इलाके का सामंत है उसको निकाल दिया गया और उस इलाके की जो आर्मी का हेड होता था उसको यहाँ का जो है चीफ बनाया गया इस एरिया का। मतलब अब क्या काम होगा, अब जो है इस आर्मी के चीफ का मतलब जो आर्मी का जो उस एरिया का चीफ है उसका जो है काम होगा, उसका काम होगा इस सारे के सारे एरिया को संभालना। मतलब यहाँ पर लॉ जो है अच्छी तरह से बना रहना चाहिए, यहाँ पर कानूनी व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहनी चाहिए, यहाँ पर जितना भी टैक्स का कलेक्शन है वो भी आपको ही करना है। मतलब सारा का सारा काम जो है अब एक सेना के अधिकारी के पास आ गया। अब सामंत व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर खत्म हो जाती है। ये जो है यहाँ पर खास बात है दिल्ली सल्तनत की। पहले वाले राजाओं में ऐसा नहीं था, उनके पास सामंत होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है सामंत हमारे पास नहीं है। और दूसरी एक गुलाम की चीज़ है, वो भी हम आगे देखेंगे कि ये गुलाम क्या होते थे, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते, देखिए इसको तो हमने देख लिया, इसको भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको कह दिया। अब जैसे जैसे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो है एक्सपेंड होती जाती है, तो मैंने आपको कहा कि एक्सपेंशन के जो है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें यही बताया गया किस किस तरह से कौन कौन रूल ने कैसे कैसे एक्सपेंशन किए। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली तो यहाँ पर है, अब दिल्ली देखिए अटैक देखिए दिल्ली के रूलर्स ने कहाँ कहाँ तक किया है। अब किस किस रूलर ने कहाँ कहाँ तक अटैक किया है वो आपने खुद देखना है, इसमें आप इसको खुद पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे एरिया पर जो है अटैक होते रहते थे। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे अटैक तक जो है दिल्ली के किंग्स ने जो है, दिल्ली के सुल्तान ने जो है देखिए बिल्कुल साउथ तक जो तमिलनाडु का रीजन है वहां तक दिल्ली के सुल्तान ने जो है अटैक किए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वाले जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे वो कितने पावरफुल हुआ करते थे। जो बीच वाले जो राजा थे छोटे मोटे राजा उनको तो वो ऐसे ही हरा देते थे। यहाँ पर देखिए इतना सारा एक्सपेंशन हो चुका है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो है ये पहुंच चुके हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं एक्सपेंशन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये एरो देखिए आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु तक जो है ये एरो दिख रहे हैं आपको। अब आप ये सोचो कि दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत नहीं थी। हालांकि ऐसा है कि कई बार ये दिल्ली सल्तनत सल्तनत के जो रूलर है वो यहाँ तक इसको अपने कंट्रोल में ले लेते थे, लेकिन इतने बड़े एरिया पे कंट्रोल रखना पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल रखा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि कई बार क्या जैसे इतना इतना एरिया मान लीजिए ने जीत लिया तो इतने बड़े एरिया में जो छोटे छोटे जो है यहाँ पर जो है सामंत हो जाते थे वो जो है खड़े हो जाते थे और वो जो है इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी बना देते थे। वो जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रहते थे, जैसा कि हमने चैप्टर 1 नंबर 1 में पढ़ा है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा। क्योंकि अगर आपको सामंती व्यवस्था अगर पता लग गई, अगर आपको ये पता लग गया सामंत क्या है, किस तरह से ये प्रोसेस चलती थी, तब आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको समझने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिल्ली जो सुल्तान होते थे उन्होंने जो है काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक यहाँ पर ये बताया हुआ आपको, देखिए कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एंड मिनरेट बुलेट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड्स। अब इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर बुक के अंदर आपको अच्छी तरीके से नहीं बताया गया है, आप जो है इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप जो है दिल्ली सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स उनको आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी जो है कितने सारे आपको जो है स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत ही अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है, बहुत ही न्यू स्टाइल के स्ट्रक्चर जो है, बहुत ही बेमिसाल स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको आप इसको खुद देख सकते हो। द मस्जिद, अब देखिए मस्जिद क्या होती है, यहाँ पर दिखा देखिए द मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। जो मॉस्क है जो है कौन सा वर्ड है, अरबिक, अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है मॉस्क। ठीक है, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम prostrate in reverence to Allah in a congregational mosque, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद। अब आपने इसका नाम सुना होगा, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो। जो जो मेन मेन पॉइंट होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, बाकी आप खुद रीडिंग कर सकते हैं इसमें।
तो ये आपको यहाँ पर ये आपको मॉन्यूमेंट्स ही बताए हुए, द दिल्ली सुल्ताना, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो। जो मॉन्यूमेंट्स है इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ये खिलजी और तुगलक मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए जब हम टेबल नंबर 1 पढ़ रहे थे, या आप बुक में पीछे निकाल सकते हो टेबल नंबर 1 को, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अलग अलग डायनेस्टी थी, वहाँ पर कोई एक ही डायनेस्टी का राजा नहीं होता था। दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा आते रहते थे, अलग अलग डायनेस्टी वहाँ पर आती रहती थी। तो जो तुगलक डायनेस्टी थी, एक खिलजी डायनेस्टी थी, तो उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पर प्ले किया है दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसको हम देखते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मतलब जो राज्य है उनका, जो किंगडम है उनका, वहाँ पर जो है किस तरह से जो है गवर्नमेंट का कामकाज होता था, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम as vast as the Delhi sultans needed reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors. The early Sultan, Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मैं इसको आपको यहाँ तक बता देता हूँ, यहाँ तक मैं आपको इसको बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको खुद पढ़ सकते हो। इसके अंदर क्या क्या है, इसका क्रक्स क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी मैंने आपको कहा, देखिए अभी पिछली स्लाइड में ही हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत के पहले के जो सुल्तान थे, मतलब इस दिल्ली सल्तनत के पहले के जो राजा थे, वो क्या करते थे, उनके पास जो है ज़्यादातर सामंत होते थे। अब दिल्ली सल्तनत में जो किंग आते हैं, जो सुल्तान आते हैं, उन्होंने जो है पहले तो सामंती व्यवस्था को कम कर दिया। सामंत के स्थान पर, मतलब जो बहुत बड़े बड़े हमारे पास लैंडलॉर्ड होते थे, उनके स्थान पर जो है वहाँ पर जो है पहले तो उन्होंने आर्मी की चीफ्स को बैठाना जो है शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने एक और प्रथा भी शुरू की। पहले क्या होता था, जैसे राजा है, मान लीजिए एक स्टेट है, उसके अंदर एक राजा है, तो राजा के जो इम्पोर्टेंट जैसे इसके जो विभाग होते थे, मिनिस्ट्री होती थी, बड़े बड़े इसके जो मतलब इसका कोई इसका मिनिस्टर हो गया, कई अलग अलग जो है मिनिस्ट्री के लोग हो गए। ठीक है, पहले क्या होता था, राजा जो है अपने रिलेटिव्स को ही बनाता था। जैसे मान लीजिए आप कोई राजा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी जो पोस्ट होगी आपके स्टेट के अंदर, तो आप उसको जो है अपने ही रिश्तेदारों को दे देते थे। लेकिन जो ये मुगल थे, इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा, इन्होंने जो है गुलाम बनाने स्टार्ट कर दिए। गुलाम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, एक किंगडम ने दूसरे किंगडम के ऊपर हमला कर दिया, तो जो किंगडम हार गया, तो वहां से कुछ लोग जो है इनको मिल जाते थे, है ना, उनको ये गुलाम बना देते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टेट ए है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। अब मान लीजिए ए स्टेट ने बी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया और बी स्टेट हार गई, तो बी स्टेट से कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको गुलाम बना दिया जाता था, है ना। ये मान लीजिए ये गुलाम बन गए, ये मान लीजिए गुलाम बन गए, ये 3 गुलाम हमारे पास बन गए। ए ने जब बी के ऊपर अटैक किया, तो इसने जो है कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को वहां से उठाया। स्टेट ए के लोगों ने बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को बी की स्टेट से उठाया, और उनको जो है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते थे, इनका नाम कहने के लिए तो गुलाम है, लेकिन ये वाला जो किंग है, मतलब जो किंग ए है, वो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट देता था, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट इनको देता था। मतलब जो ये गुलाम होते थे, इनको बड़ी बड़ी पोस्ट देता था। तो इन बड़ी बड़ी पोस्ट को देने के पीछे राजा का क्या मकसद होता था, तो राजा का एक ही मकसद होता था। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये है, ये किंग ए है, ठीक है, ये किंग है। किंग ए अगर मान लीजिए इसने जो है अपने ही रिलेटिव्स को या बहुत अमीर लोगों को अगर इसने अपने किंगडम के बड़ी बड़ी पोस्ट अगर दे दी, तो ये क्या करेंगे, तो इन लोगों के मन में लालच होगा, काफ़ी ज़्यादा लालच होगा, इनके मन में जो है लालच होगा, और इनके मन में ऐसा लालच होगा कि हम राजा को मार दे, और राजा को मारने के बाद मैं खुद राजा बन जाऊं, तो ऐसी फीलिंग इनके अंदर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, किंग ए जो है, जो इसके रिश्तेदार है, ना तो उनको बड़ी बड़ी पोस्ट देगा, और ना ही जो काफ़ी अमीर लोग हैं उनको पोस्ट देगा। ये क्या करेगा, ये जो है किसी दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करेगा, और वहाँ से इसको जो गुलाम मिलते हैं, गुलाम, ठीक है, इन गुलाम को ये जो है बड़ी बड़ी पोस्ट देगा। अब गुलाम से आशा ये की जाती थी, गुलाम जो है इनके प्रति हमेशा जो है राजा के प्रति वफादार रहते थे।
गुलाम जो है हमेशा राजा के प्रति वफादार रहते थे और इनके मन में किसी भी तरह से जो है राजा से राज्य को छीनने की कभी भी इनके अंदर जो है मंशा नहीं रहती थी। तो इसलिए जो है ये राजा क्या करते थे, तो इसलिए राजा क्या करते थे, राजा जो है ये चाहते थे, राजा जो है जो दिल्ली सल्तनत के जो हम सुल्तान देखते हैं, इन्होंने जो है गुलाम को जो है अपने किंगडम में जो है इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इनको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठाना जो है इसने शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता, देखिए ये जितना का सारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, जितना भी यहाँ तक है, यहाँ तक हम देखेंगे इसको, जितना भी मैं बता रहा हूँ आप बस इसको सुनते जाइएगा, क्योंकि इसको अगर आपने सुन लिया तो उसके बाद जब आप इसके ऊपर एक बार इसको रीड करोगे इसको, तो आपको जो है पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो हम थे गुलाम के ऊपर, तो ये इस तरह से गुलाम बनाते थे, गुलाम बनाने के बाद उनको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते थे, ठीक है। और जो ये राजा होते थे इनके लिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लाइन दी गई है, स्लेव्स रेदर देन सन्स। अब जो स्लेव होते थे उनको ये कहा जाता था, राजाओं को ये सलाह दी जाती थी कि जो ये आपके गुलाम है इनको आप अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करो, क्योंकि ये मान लीजिए सुल्तान ए है, ठीक है, ये इसका बेटा है, ये मान लीजिए इसका गुलाम है, ये मान लीजिए इसका गुलाम है। तो ये जो बेटा होता है, तो बेटे के मन में हमेशा लालच होगा, इसके मन में कोई ना कोई लालच होगा, इसको ये लालच होगा कि मुझे जो है कब जो है अपने पिता की गद्दी मिल जाए, मुझे कब जो है थ्रोन के ऊपर बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जो ये स्लेव है इसके मन में किसी भी तरह का इस तरह का कोई विचार नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर ये उस टाइम के जो राइटर है ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जो स्लेव है, स्लेव को जो है, राजा को जो है, स्लेव को अपने पुत्र से बढ़कर प्यार करना चाहिए, अपने सन से भी ज़्यादा उसको प्यार करना चाहिए, क्योंकि स्लेव के मन में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। स्लेव जो है हमेशा जो है अपने राजा के प्रति जो है वफादार रहेगा और वो जो है कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है अपने राजा के बारे में जो है बुरा सोच सके। तो इसलिए जो है स्लेव को जो है पुत्र से भी बड़ी, मतलब जो बेटा है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए अब दिल्ली सल्तनत में एक चीज़ आपको पता लग गई, एक पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर सामंत को ख़त्म कर दिया गया लगभग और उसके स्थान पर आर्मी चीफ्स को बिठाया गया। और दूसरा ये कि वहाँ पर जो है स्लेव को इंट्रोड्यूस करना, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब राज्य को किस तरह से चलाना है, उसके लिए जो स्लेव थे, स्लेव को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लाना उसने स्टार्ट कर दिया। राजा ने जो है, सुल्तान ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव का इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जब राजा ने जो है स्लेव्स को अपने राज्य के अंदर लाना स्टार्ट कर दिया, उनको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहा? अच्छे तरीके से नहीं चलता रहा। कैसे नहीं चलता रहा वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, अब ये मान लीजिए कोई किंग है, ये मान लीजिए कोई किंग है। अब यहाँ पर जो स्टेट होता है, कोई भी राज्य होता है, कोई भी किंगडम होता है, तो वहाँ पर एक जैसे लोग तो होते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं, कुछ यहाँ पर फार्मर्स है, कुछ यहाँ पर सोल्जर्स है, कुछ यहाँ पर व्यापारी है, कुछ यहाँ पर किसान है। तो अलग अलग टाइप के लोग जो है यहाँ पर मिलेंगे हमें। तो वो वाले लोग जो काफ़ी गरीब तबके से है, जो मतलब काफ़ी गरीब है, वो तो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई गुलाम को अगर बहुत बड़ी पोस्ट अगर आपने राजा ने दे दी, तो वो जो छोटे लोग होंगे उसको सपोर्ट करेंगे कि चलो जो छोटे लोग हैं उनको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिल रहा है, मतलब उनको भी जो है किंग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन साथ में जो इस राज्य के अंदर जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, ठीक है, जो ये ब्लू कलर के देखिए, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जो ये राजा के रिश्तेदार है, क्या इनको ये बात पसंद आएगी? इनको तो ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इनकी सीट पहले जो बहुत बड़ी पोस्ट थी जो उस गुलाम को मिल गई, वो तो राजा के रिलेटिव को मिलनी चाहिए थी, वो तो किसी अमीर आदमी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन राजा ने अमीर आदमी को नहीं दी, राजा ने जो है अपने रिलेटिव को नहीं दी। तो जाहिर सी बात है इनके पास जो है गुस्सा आएगा और ये जो है काफ़ी नाराज़ रहते थे राजा के साथ। तो जो ये गुलाम वश में हम देखते हैं, जो ये दिल्ली सल्तनत में हम सुल्तान को देखते हैं, तो इसमें जो है हमेशा जो ये अमीर लोग होते थे या जो राजा के जो रिलेटिव होते थे, वो हमेशा जो है राजा से नाराज़ ही रहते थे, क्योंकि ये जो है गुलामों को जो है ज़्यादा फेवर करते थे, दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए, द मंगोल्स अंडर घनगिस खान इन्वेडेड Transoxania in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their outlawed soon after. चलिए मैं सीधे आपको बता देता हूँ,
मैंने आपको पहले कहा जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर जो है बाहर से आक्रमण करने वालों का खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, ऊपर हमने मैप में देखा जो दिल्ली सल्तनत है, जैसे ये देखिए, ये मैं यहाँ पर इंडिया का थोड़ा रफ सा यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, इस तरह से ये मैंने रफ सा डायग्राम इंडिया का बना दिया। तो इंडिया में उस वक्त बहुत सारा एरिया और भी आ जाता था इस तरह से, तो यहाँ पर जो है अटैक होते रहते थे, इस वाले एरिया में अटैक होते रहते थे, क्योंकि ये जो है ओनली जो है एक ही गेट था इंडिया के अंदर इन्वेड करने का। तो यहाँ पर क्या होता रहता था, जो मंगोल होते थे, मंगोल भी यहाँ पर अटैक करते थे। मंगोल जो है सेंट्रल एशिया, मतलब यहाँ वाला कुछ रीजन था, यहाँ से यहाँ के लोग थे, ये यहाँ पर जो है बार बार अटैक करते रहते थे। तो इन्होंने जो है यहाँ पर बहुत सारे अटैक किए हैं। तो यहाँ पर जो है दो लोग यहाँ पर है, दो किंग हमारे पास है जिन्होंने इनका बहुत ही ब्रेवली जो है सामना किया और उनको जो है पीछे धकेल दिया। तो वो दो राजा है, उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसके बारे में, उन दो राजा। तो वो दो राजा हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जिन्होंने जो है मंगोलों का बहुत ही ब्रेवली जो है सामना किया। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में क्या अंतर था। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ही जो है दिल्ली सल्तनत के अलग अलग टाइम में जो है राजा रह चुके हैं, सुल्तान रह चुके हैं। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे हम कि इन दोनों के काम में क्या अंतर था। पहला देखिए, दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, दिल्ली के ऊपर दो बार अटैक हुए हैं, 1219 और 1219 से लेकर 300 तक और 302 से लेकर 3 तक, मतलब दो अटैक हो चुके हैं। एक अटैक ये हुआ, एक अटैक ये हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर मंगोल ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापिस अटैक नहीं किया, हालांकि इसने जो है उसके अटैक को रोक दिया और उसके ऊपर दोबारा अटैक नहीं किया उसके ऊपर। ठीक है, उनको वहां से भगा दिया बस अपने राज्य से। और इसने क्या किया, एक बहुत बड़ी आर्मी जो है अपनी बना दी। जब मंगोलों ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसको लगा कि अब जो है हमारे ऊपर अटैक होने वाला है और हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसने जो है जितनी इसके पास आर्मी थी उस आर्मी के साइज को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ताकि बाद में जब अटैक हो सके, दूसरी बार जब अटैक होगा तो उसको भी जो है वो अनसक्सेसफुल कर दे। दूसरा हमारे पास है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, जब मोहम्मद तुगलक दिल्ली साम्राज्य का, जो दिल्ली सल्तनत था, जब वो उसका राजा था, उस वक्त भी जो है मंगोलों ने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, लेकिन इसने जो है मंगोलों को वहां से हरा दिया। दिल्ली में जब उन्होंने अटैक किया तो उनको हरा दिया और उनको वहीं पर नहीं छोड़ा, उनका पीछा करते करते ये बहुत दूर तक निकल गया था। ठीक है, उनका पीछा करते करते ये जो है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए, The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxania. Transoxania ये है उज़्बेकिस्तान जो हम देखते हैं आज का, तो वहाँ पर जो है ये जो मतलब इसने जो है जब मंगोलों ने अटैक किया, उनको वहाँ से भगाया भी और साथ में उनका पीछा भी किया, बहुत दूर तक उनको जो है खदेड़ दिया उसने, उज़्बेकिस्तान तक उनका पीछा करते करते ये पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखते, देखिए, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी एंड हिज सोल्जर्स फॉर हिज सोल्जर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने जो है अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन, इसने जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर अंदर जो है गैरिसन टाउन बनाने स्टार्ट कर दिए। गैरिसन टाउन, गैरिसन में आपको क्या कहा, गैरिसन क्या होता है, गैरिसन जो है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं गैरिसन। अब जो जहाँ पर सैनिक होंगे, जहाँ पर वो सैनिक रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सैनिक रहेंगे, बाकी कोई लोग नहीं रहेंगे, ऐसे टाउन को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाउन को हम कहते हैं गैरिसन टाउन। तो इसने जो है अलाउद्दीन ने क्या किया, इसने न्यू गैरिसन टाउन बनाने स्टार्ट कर दिए, मतलब नए नए गैरिसन टाउन बनाए। सीधी सी बात है, जब आर्मी का साइज बनेगा तो उनको रखने के लिए जगह भी हमें चाहिए होगी, तो उसके लिए जो है गैरिसन टाउन बनाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इसने भी जो है गैरिसन टाउन बनाया, दोनों ने ही गैरिसन टाउन बनाए। पहले बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी गैरिसन टाउन बनाए, मोहम्मद तुगलक ने भी गैरिसन टाउन बनाए, लेकिन डिफरेंस क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने नए गैरिसन टाउन बनाए और मोहम्मद तुगलक क्या किया, इसने क्या किया, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये कोई जगह है, उसके अंदर ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया ये लोग हैं। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने इन लोगों को बोला कि यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, उनको दूसरी जगह दे दी गई और जो ये वाली जगह है इसको खाली कर दिया गया और सैनिकों को यहाँ डाला गया। मतलब इसमें जो है पहले वाले में नए गैरिसन टाउन बनाए गए, दूसरे में नए गैरिसन टाउन नहीं बनाए गए। यहाँ पर जो पुरानी जगह थी वहीं से ही लोगों को पहले तो बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद जो है सैनिकों को उसके अंदर लाया गया कि आप यहाँ पर रहो। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, द सोल्जर हैड टू बी फेड, दिस वाज डन विदाउट द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोलने की बात कर रहा है, जो गंगा और यमुना नदी थी, आज भी जो गंगा और यमुना नदी है उसके बीच का जो एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है फसलें होती है। तो उस टाइम जो है
इस वाला जो एरिया था, जो गंगा और यमुना के बीच वाला जो एरिया था, वहाँ पर क्या किया गया, प्रोड्यूस, वहाँ पर जो है टैक्स लगाया गया। कलेक्टेड द सोल्जर हैड टू फेड, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड। मतलब जो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, वहाँ पर जो कृषि जो यहाँ पर जो अनाज पैदा होता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। टैक्स कितना होता था, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान के पास मान लीजिए 100 kg, एक किसान ने जो है 100 kg गेहूं को उगाया, तो 50% तो वो अपने पास रख लेगा, मतलब 50 kg गेहूं तो वो अपने पास रख लेगा, और 50% उसको जो है किंग को देने पड़ते थे एज अ टैक्स। जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखिए दूसरे में क्या दिया है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में तो सिर्फ गंगा और यमुना के बीच में का जो एरिया था वहीं पर टैक्स लगाया गया, लेकिन जो ये वाला था, जो हमारे पास मोहम्मद तुगलक था, इसने क्या किया, इसने जो है जहाँ पर गैरिसन टाउन बनाया गया है उसके इर्द गिर्द का एरिया या उसी के अंदर का एरिया, वहीं पर टैक्स लगाया गया। हर जगह टैक्स नहीं लगाया, वहीं पर जो है टैक्स लगाया गया। दूसरा क्या है, द सोल्जर हैड टू, ये तो हो गया, द सोल्जर हैड टू बी पेड, the soldier had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash rather than इक्तास। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड पीछे रह गया था, उसको मैं बताना भूल गया। एक इक्ता होता है, इक्तास, और एक है मुफ्ती हमारे पास, मुफ्ती। ठीक है, ये वर्ड आपने ध्यान से देखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो वर्ड है, ये पीछे छूट गए शायद। पहला इक्ता हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है मुफ्ती। ठीक है, इक्ता और मुफ्ती, इनको समझना है आपने क्या होता है इक्ता। मैंने आपको कहा कि पुराने ज़माने में क्या होते थे, दिल्ली सल्तनत के पहले हम देखते हैं जो किंग होते थे उनके पास क्या होता था, उनके पास जो है सामंत होते थे। सामंत मतलब जमींदार होते थे। जमींदार कौन होता था, राजा जो है दान करता, राजा जो है जमीन दे देता था किसी आदमी को, वो कहता था कि आप इसका कंट्रोल ले लो। तो जिस आदमी को वो जमीन दी हुई है, तो वो आदमी जो है बहुत सारे किसानों को हायर करता था, बहुत सारे किसानों को किराए पर लेता था और उनसे जो है मजदूरी करवाता था अपने खेत में, तो उनको हम कहते थे जमींदार। ठीक है, तो जब ये दिल्ली सल्तनत आती है तो ये क्या करते हैं, तो उन जमींदारों को वहां से हटा देते हैं और उनके स्थान पर मैंने आपको कहा कि आर्मी चीफ्स को बिठा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर देखिए ये एक जमींदार है, ये दूसरा जमींदार है, ये तीसरा जमींदार है, ये चौथा जमींदार है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर किंग है, तो इस किंग ने क्या कर दिया, इनको हटा दिया, यहाँ पर इनसे इनको जो है हटा दिया और इनके स्थान पर किसको रखा, इनके स्थान पर आर्मी के चीफ्स को रखा। इस तरह से आर्मी के चीफ्स को रखा। ठीक है, इस मतलब इस वाले आर्मी चीफ के पास इतना एरिया है, इस वाले आर्मी चीफ के पास इतना एरिया है, इस आर्मी चीफ के पास इतना एरिया है, इस आर्मी के चीफ के पास इतना एरिया है। तो ये वाला जो एरिया जो एक आर्मी चीफ को दिया हुआ है या एक कमांडर को दिया हुआ है, इसको सूबेदार कहते थे। ठीक है, इसको क्या कहते थे, सूबेदार। जो आर्मी चीफ मैं बोल रहा हूँ इसको सूबेदार कहते थे। तो ये वाला जो एरिया, एक सूबेदार को जितना एरिया दिया हुआ है, तो इसको कहा जाता था इक्ता। इसको क्या कहते थे, इक्ता। इक्ता क्या होता था, इक्ता एक लैंड होता था, इक्ता एक जगह होती थी जो किसी आर्मी के चीफ्स को, आर्मी के चीफ या किसी सूबेदार को दे दी जाती थी। आर्मी चीफ मतलब सूबेदार को जो दे दी जाती थी, इसको हम कहते थे इक्ता। ठीक है, और जो वो आर्मी का चीफ है जिसको ये कंट्रोल दे दिया गया है, इस जमीन का ये कंट्रोल जिस आर्मी चीफ को दिया गया है, उसको हम कहते हैं मुफ्ती। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों का पता लग गया होगा। इक्ता मतलब वो वाली जमीन जो राजा ने दे दी किसी आर्मी चीफ को या सूबेदार को, और मुफ्ती मतलब वो वाला सूबेदार या वो वाला आर्मी का चीफ जिसको वो जमीन दे दी गई है, उसको हम कहते हैं मुफ्ती। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, देखिए इससे पहले हमने देखा इक्ता और मुफ्ती की प्रोसेस तो चली हुई ही थी, साथ में इसने क्या किया, इसमें देखिए ये वाला जो राजा है, इसने जो है द सोल्जर हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन टू चूज, द सोल्जर हैड टू बी पेड। सोल्जर को पैसा तो देना ही पड़ता था, बिना पैसे को तो सोल्जर काम नहीं करेंगे। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ताज। अब देखिए यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें इक्ता देने का काफ़ी ज़्यादा रिवाज था। मतलब राजा जो है ज़्यादातर सैलरी कैसे देते थे, करेंसी नहीं देते थे, वो ज़्यादातर ज़मीनें देते थे किसानों को। चलो आपने इतनी जो है इतने साल तक आपने मेहनत की, सेना में आपने, आर्मी में आपने कंट्रीब्यूशन दिया, तो आपको ये ज़मीन दे दी जाती है। लेकिन इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको जो है पैसे देने स्टार्ट कर दिया। मतलब अब इक्ता प्रथा थोड़ी खत्म होने लगी, मतलब इक्ता मतलब ज़मीन देनी इसने थोड़ी कम कर दी, और अब इसने जो है करेंसी देना स्टार्ट कर दिया अपने जो सोल्जर से। और साथ में इसमें प्राइस को कंट्रोल करने का, ताकि ज़्यादा महंगाई ना हो, उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा और भी स्टेप उसने उठाए हुए थे। तो इनको आप पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ यहाँ पर आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड देखिए इसमें क्या है, मोहम्मद तुगलक। अब सेकंड में आ जाइए, इसमें आ जाइए,
मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज। अब इन दोनों ही राजाओं में एक स्पेशल बात ये की, इससे पहले वाले जो मुगल सुल्तान थे उन्होंने वो जो है ज़्यादातर एकता में जो है सैलरी को देते थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने जो है कैश में सैलरी देनी स्टार्ट कर दी, कैश में सैलरी देनी स्टार्ट कर दी। और साथ में इस जो आपने याद रखना है, जो ये हमारे पास मोहम्मद तुगलक है, तो उसके उसके टाइम में जो है एक करेंसी, एक नई करेंसी स्टार्ट हुई, कुछ टोकन जो है टोकन करेंसी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, टोकन करेंसी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती थी, मतलब सिक्के। ज़्यादातर जो है अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो करेंसी नहीं होती थी, जो पेपर वाली करेंसी है वो काफ़ी लेट आई है। पहले क्या होता था, सोने चांदी की करेंसी होती थी या कोई दूसरा मेटल हो गया उसकी करेंसी होती थी। तो इनके टाइम में भी ऐसा हुआ, जो मोहम्मद तुगलक थे इसने जो है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है एक टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी। पहले वाले सुल्तानों के पास सोने चांदी के टोकन, सोने चांदी के सिक्के होते थे या किसी दूसरी प्रीशियस मेटल के सिक्के होते थे, लेकिन इसने जो है बहुत ही सस्ते करेंसी स्टार्ट कर दी, उनको जो है टोकन करेंसी भी कहा जाता था। तो इसका एक बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जब इसने टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी, इस राजा ने जब टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी, तो लोगों ने जो है जो प्रीशियस मेटल थी उनको अपने पास ही रख दिया, वो उन्होंने उनको बाहर ही नहीं निकाला। अब जिनके पास वो प्रीशियस मेटल थे वो उन्हीं के पास रही, ठीक है, उनको बाहर ही नहीं निकाला, और साथ में जो ये टोकन वाली जो करेंसी थी वो उन्हीं का यूज़ करते रहे। ठीक है, इनका जो है इकोनॉमी के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ता है इसके किंगडम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर वर क्वाइट सक्सेसफुल। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मीजर थे, मतलब इसने जो कुछ भी किया अपने प्रशासनिक कार्यों में वो काफ़ी उल्लेखनीय थे, मतलब ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये आप ये मान सकते हो कि मोहम्मद तुगलक जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और जो मोहम्मद तुगलक है इसके बारे में देखिए क्या है, मीजर तुगलक, मोहम्मद तुगलक, तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स वर इज फेलियर। यहाँ पर देखिए मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वर अ फेलियर, ये जो है एक फेलियर था, मतलब ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसका मैंने रीज़न आपको ऊपर ही बता दिया। देखिए रीज़न क्या था, सबसे बड़ा रीज़न इसका तो ये था फेलियर का, जो मोहम्मद तुगलक था इसके फेलियर होने का सबसे मेजर रीज़न था, सबसे मेजर जो रीज़न था इसके द्वारा जो करेंसी, जैसे ये करेंसी इसने देखिए टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी थी। टोकन करेंसी मतलब ये लगभग लगभग पेपर की ही करेंसी थी। ठीक है, तो जब इसने पेपर की करेंसी स्टार्ट कर दी तो लोगों ने जो है जो प्रीशियस मेटल था उसको अपने पास ही रख दिया, वो उसको बाहर निकालने ही नहीं लगे। ठीक है, और जो पेपर की करेंसी थी इसी से ही सारा का सारा लेन देन होने लगा। तो इसने भी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डाला इसकी इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट इसको आप देख सकते हैं, द सुल्तनत इन द 15th एंड 17th सेंचुरी। इसको हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब देखते हैं हम 15 से लेकर 16th सेंचुरी तक अब हम पहुंच चुके हैं। टेक अ लुक इन टेबल 1। अब जो टेबल 1 आपकी बुक में दिया हुआ है उसको आपने देखना है। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। अब 1526 तक यहाँ पर जो है जो हमारे पास सैयद और लोधी डायनेस्टी आती है। आपने ऊपर देखना है जो आपके पास टेबल नंबर 1 दिया है उसके अंदर आपको डायनेस्टी दी हुई है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि सैयद और लोधी डायनेस्टी वहाँ पर आती है उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या है, बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the other entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and Rajputs. जैसे कि मैंने आपको देखा दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत है ही है। मैंने आपको कहा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे छोटे जो किंग है, छोटी छोटी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर ही या दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द वाले इलाकों में जो है इमर्ज हो रही है। जैसे राजपूत हो गए या कोई दूसरे बाहर से अटैक करने वाले जो इन्वेडर्स है वो हो गए। तो अलग अलग आगे हमारे पास डायनेस्टी आएगी। ये जैसे जैसे हमारे दूसरा चैप्टर आता जाएगा, जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम एक एक करके उनको जो है पढ़ते जाएंगे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. अब जो 15th और 16th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि छोटे छोटे किंग भी जो है इमर्ज हो रहे हैं। जो दिल्ली सल्तनत है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे छोटे रूलर्स भी जो है बहुत सारे इमर्ज हो रहे हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखा है। छोटे छोटे किंग कैसे इमर्ज होते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपने पूरा पढ़ लेना है। इसमें आपको यही कहा गया है, इसमें हालांकि बताने लायक कुछ नहीं है, इसमें आपको यही बताया गया है कि कौन कौन सी डायनेस्टी किस किस तरह से अब इसके बाद आती है। अब अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से देखा है तो
ध्यान से इसको अगर आपने सुना है तो अगर आप एक रीडिंग इसके बाद करते हो इस चैप्टर की, तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आपको ये एक यहाँ पर इसको बताया गया है, इसको भी आपने खुद पढ़ना है। यहाँ पर मैं उसको आपका क्रक्स यहाँ पर इसको बता देता हूँ, आपका इसका क्रक्स मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, द थ्री ऑर्डर। थ्री ऑर्डर का मतलब होता है 3 स्तर, मतलब 3 लेवल यहाँ पर बने हुए हैं। जो ये 3 लेवल का जो ये मॉडल आया है, ये फ्रांस से आया है। 3 लेवल मॉडल का मतलब क्या है? 3 लेवल मॉडल का मतलब है, जो हमारे पास स्टेट होती है वो 3 जो है लेवल में जो है डिवाइड हो गई है। पहला जो लेवल होता है वो होता है चर्च का, पहला चर्च है। दूसरा हमारे पास होते हैं सोल्जर्स, और तीसरा हमारे पास होते हैं जो फार्मर्स होते हैं। जो इस तरह से हमारे पास 3 लेवल बने होते हैं। मतलब सोल्जर का काम है लड़ना, फार्मर का काम है, जो चर्च होता है, चर्च का काम होता है प्रे करना, गॉड की प्रे करना। सोल्जर होता है, उनका काम होता है फाइट करना, और जो फार्मर होता है उनका काम होता है फसलों को ग्रो करना और टैक्स को पे करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप बन गए हैं, और ये 3 ग्रुप का मॉडल जो हमारे पास आया है, ये फ्रांस में हमारे पास, फ्रांस से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है 3 ऑर्डर के बारे में, तो आप इसको भी जो है पढ़ सकते हो। तो ये था दिल्ली सुल्तान्स का पूरा चैप्टर। तो इसमें जो चीज़ें यहाँ पर बताने लायक थी उनको मैंने यहाँ पर आपको आपके साथ क्लियर कर लिया है उनको। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।